अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर हफ्ते के आखिरी सेशन 29 अगस्त के लिए। इस वीडियो में ज़रा कुछ चीज़ों को गौर तलब है, उनको समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पे तवज्जो देते होंगे। कुछ बातें बर वक्त और क़ब्ल अज़ वक्त मैं करता हूँ, और कुछ बात मैं इशारों में करता हूँ, और कुछ बात मैं क्लैरिटी के साथ करता हूँ। क्लैरिटी के साथ वो बात की जाती है जो टेक्निकल एनालिस्ट के प्रोफेशनल एथिक्स इजाज़त देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमको अबव दैट नज़र आती हैं, उनको हम इशारतन बयान करते हैं ताकि प्रोफेशनलिज्म भी अपनी जगह बरकरार रहे, उसको नुकसान भी ना पहुँचे, और आपके अंदर वो डाउट या आपके अंदर वो होप पैदा किया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं आज बहुत उदास हूँ पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल से, कि जो पंजाब का हाल हो रहा है। और पंजाब वाले तो फिर भी संभाल लेंगे क्योंकि उनके पास वर्किंग एबिलिटी अच्छी है, मगर मैं अपने लिए सोच रहा हूँ कि सिंध का क्या हाल होने वाला है। क्योंकि सिंध में जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि, हालांकि सब में ज़्यादा टाइम सिंध को मिलता है, सब में ज़्यादा टाइम सिंध को मिलता है। अल्लाह करे कि वो जाग गए हों और वो जो है वक्त से पहले एटलीस्ट इंसानी जानों का तो बचाएं उनको। क्योंकि सैलाब, मैंने लिखा है यहाँ कि सैलाब इंसानी जानों का अलमिया तो है, मगर मईशत का एक कड़ा इम्तिहान भी है। आज जानों का अलमिया है, माल का अलमिया है, जो इनफरादी माल है, जो लोगों का माल है, उनके जानवर, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी तबाही है। और कल ये कलेक्टिव नुकसान पूरे मुल्क की मईशत पे होगा। और यही वजह है कि मुझ जैसा नासमझ आदमी मई और जून के अंदर तसलसल के साथ ये बयान कर रहा था कि भाई खुदारा इस बात को समझो, इससे माशी असरात इसके क्या होंगे। अब वो खदशात आपके सामने हकीकत बन के हैं कि लाहौर में हंगामी हालात हैं, सियालकोट में बर्बादी हो चुकी है, सियालकोट का एयरपोर्ट ज़ेर आब है, और सियालकोट हमारी एक्सपोर्ट सिटी है। और किसी को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, उसके पास भी 650 मिलीमीटर बारिश हुई है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, तो उसने पानी छोड़ना था। बजाय इसके कि दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ करें, आपने अपनी तैयारी की क्या की है। मतलब ये तो, वो तो दुश्मन है हमारा। अगर वो कोई गोला चलाएगा तो हम बैठ के रोते रहेंगे कि दुश्मन ने गोला चला दिया। भाई जब बारिश हो रही थी, आपको भी पता है, हमें भी पता है, उन्हें भी पता है। अगर उनके पास जब ओवरफ्लो करेगा तो वो हमारी तरफ ही छोड़ेंगे ना, ये तो नॉर्मल बात है। वो अपने लोगों को तो नहीं मरने देंगे। बहरहाल ओवरऑल सिचुएशन बड़ी ख़राब है। मैं सिर्फ इस बात का तस्करा एक तो इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये बड़ी डिज़ास्टर सिचुएशन है। दूसरे जो मेरा मौजू या मेरा नुक्ता है वो ये है कि ये पाकिस्तान की जो हालात हैं, माशी हालात, उन पर बड़ा असरअंदाज होंगे। जिस तरह मैंने कहा, जानो माल का नुकसान सब में बड़ा नुकसान है, तो जानी नुकसान हो गया। अब इनफरादी माली नुकसान हो गया। अब जो मुल्क का माली नुकसान है वो होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, उनकी प्लेसमेंट करना, फिर उनको फीड करना, फिर उनको वापस जगह पे भेजना, फिर वो वज़राओं का, वज़ीर आज़मों का उनको चेकों की सूरत में पैसे देना, ये सब चीज़ों से हम गुजरेंगे। मेरे ख़्याल में वर्ल्ड बैंक तो हमें कुछ पैसे अभी उसने बात की है देने की, या दे दिए या बात कर रहा है सिर्फ। तो बाहर से भी पैसे आएंगे, सब कुछ होगा, मगर मईशत इससे मुतासर ज़रूर होगी। आगे चलते हैं मार्केट की आज की कहानी पे। देखिए, आज मैंने एक बड़ी यहाँ पर एक ऐसी बात की है जो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बातों से मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बात की है? मैंने ये कहा है कि इंडेक्स और स्टॉक्स जो होते हैं हमारे, या हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसका जो तनासुब है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होती। वो इन्वर्सली भी हो सकती है और डायरेक्टली ज़्यादातर होती है। वो फ्लक्चुएट करती है, वो चेंज हो सकती है। मतलब कोई लिखी हुई बात नहीं है
कि अगर इंडेक्स, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि इंडेक्स यहाँ आ गया, मेरा माल तो वहीं खड़ा हुआ है, मेरे स्टॉक्स तो नहीं बढ़े। अक्सर आप ये बात लोगों से सुनते होंगे कि यार छोड़ो, बेकार है, बकवास है, इंडेक्स 1,51,000 हो गया, मेरा माल तो नहीं बढ़ा। तो ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। वही बात मैंने यहाँ समझाई है कि वो तनासुब हमेशा ऐसा होता नहीं है। इंडेक्स, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बार बार कह चुका हूँ कि इंडेक्स एक अलार्म बेल है जो मार्केट में काम करने वालों के जज्बात यानी कि सेंटिमेंट पर पॉइंट करता है। वो अलार्म जब बजता है तो हम फौरी तौर पे चल पड़ते हैं अपने स्टॉक्स को देखने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो फिर हम उनके सेंटिमेंट्स को देखते हैं, उनके ट्रेंड को देखते हैं। उसके बाद फिर नतीजतन हम किसी फैसले पर पहुंचते हैं, चाहे उसको रख लें या उसको बेच दें। तो जितना बड़ा थ्रेट होता है तो उतनी जल्दी हम निकलने की कोशिश करते हैं, और अगर थ्रेट नहीं होता तो हम मार्केट की जो पैनिक होती है उसमें थोड़ा माल बेच के वापस ख़रीद लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियाँ हम बनाते हैं। तो मैंने ये बात कहने की कोशिश की, इस बात का कतई तौर पे ये मतलब ना लिया जाए कि इंडेक्स की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा लोग मतलब किसी एक नुक्ते को पकड़ के बड़े खुश हो जाते हैं कि आप तो ये कह रहे थे, आपने वो कह दिया। तो ज़रा, क्योंकि मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरी व्यूवरशिप जो है बहुत थोड़ी है, और चंद लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, बहुत कम लोगों के साथ। तो वो बड़े मैच्योर लोग हैं। तो मैं बेसिकली जो गुफ्तगू करता हूँ मैं उनकी समझ के मुताबिक करता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, उनका काम मेरे सामने होता है। तो मैं ये बात उनको समझाना चाह रहा हूँ कि इस बात को समझिए। अब आज की मार्केट की कहानी देखें, अगर हम डेली चार्ट्स देखें और आज का चार्ट देखें, तो पहली चीज़ जो नज़र आती है कि 6 तसलसल के साथ ऐसे सेशन हमें नज़र आए जिसमें हिस्टोरिक हाई लगने के बाद 151 261 का जो तसलसल के साथ नीचे आ रहे हैं। अब इसमें जो बातें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ज़रा समझिए। सब में पहली बात ये है कि देखिए 21 तारीख को जो लो बनता है और फिर रिकवर होके क्लोज होता है, मगर 21 तारीख को वाज़े इशारा मिल गया था, वाज़े इशारा। और उसकी जो रिकवरी हुई थी उसके लिए लफ्ज़ मैंने बैकलैश भी यूज़ किया है अपनी पिछली वीडियोस में, कि देखो बैकलैश हो सकता है, जो टेक्निकल ज़बान में कुछ जगहों पे डेड कैट बाउंस भी कहते हैं, मगर इन छोटी वेव्स में डेड कैट बाउंस नहीं कहा जा सकता। डेड कैट बाउंस प्रॉपरली एक प्रॉपर ट्रेंड में कहा जा सकता है। ये एक एक दो दो दिन की बाउंसेस को डेड कैट बाउंस नहीं कहा जा सकता, मगर मुशाबहत रखता है उससे। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि मार्केट में 6 तसलसल के साथ सेशन आए। नंबर 1, मार्केट 21 तारीख को बड़ी गिरावट थी, उस दिन कुछ और भी फंडामेंटल भी कुछ हैपनिंग थी, पता नहीं कोर्ट डेट थी कोई, हाँ खान साहब का कोई फ़ैसला आया था मेरे ख्याल में। उसके बाद फिर मार्केट वापस थोड़ी रिकवर हुई, थोड़ी सी लो से, फिर दोबारा बहुत कम लिमिटेड मूव के साथ गिरती रही। तो मार्केट गिरी तो है, और फिर मैंने पिछले 2-3 दिनों में ये बताया कि मार्केट मेन चैनल से बाहर आ गई है। जो बुलिश चैनल चल रहा था, माइल्ड बुलिश चैनल, या बल्कि बुलिश चैनल ही कहें, माइल्ड ना कहें, उससे बाहर आ गया। और मैंने कहा अब एक नया ट्रेंड बनाने की कोशिश करेगा। उसमें मैंने क्या कहा, अब 2 चीज़ें, कि या तो वो साइडवेज ट्रेंड बनाए तो कोई मसला नहीं है, बेशक नीचे तो आएगी मार्केट, मगर एक रेंज में चलेगी, रेंज बाउंड चलेगी, और उसके बाद फिर कोई प्रॉपर ट्रेंड ले लेगी। दूसरा ये कि अगर साइडवेज बनाने में नाकाम हुई तो फिर मंदी का रुझान मार्केट में पैदा हो जाएगा। मगर बहरहाल ट्रेंड तो उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में तो रहती है। ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट ट्रेंड में ना रहे। मार्केट के मेजर ट्रेंड 2 हैं, तेज़ी और मंदी, और इन दोनों के बीच में जो इंडिसाइसिव पोजीशन है वो साइडवेज या रेंज बाउंड ट्रेंड कहते हैं। तो अभी बुलिश चैनल से निकले तो रेंज बाउंड में रह सकते हैं। अगर रेंज बाउंड में रह पाए, और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि 1 दिन में ये फैसला नहीं हो सकता या 2 दिन में कि मार्केट रेंज बाउंड है, उसको रेंज तो फॉर्म करने दो, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब रेंज फॉर्म करने के लिए मैंने एक इशारा कहा कि मार्केट की फर्स्ट करेक्टिव वेव का एक लोअर लेवल है, जो मैंने टारगेट करार दिया बियर्स का, वो क्या था 146
455, 420, पहले 146 420 दिया, फिर अगली वीडियो में उसको रिविजिट करके थोड़ा 30-40 पॉइंट का फ़र्क आया, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्टिव वेव वहाँ तक जा रही है। प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती है अगर ये इस लोअर लिमिट ऑफ दी फर्स्ट करेक्टिव वेव को तोड़ दे, तो फिर रेंज बड़ी हो जाएगी और पॉसिबली बियर्स को एग्रेसिव कर देगी। वरना 146 455 से पहले पहले इसको लौट जाना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए, तब तो मैं उम्मीद करूंगा साइडवेज की। वरना फिर चाहे एक दिन में नीचे आ जाए, यानी कि कल के दिन में, तो भी हम ये कह सकेंगे कि यार नहीं, साइडवेज से बाहर आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं आज के सेशन को कंक्लूड करूं तो बियर्स की ताकत ज़्यादा नज़र आई, बियर्स की कंट्रोल में मार्केट रही। जो लिमिटेड मूव थी और थोड़ी बहुत जो एफर्ट थी, वो एक बड़ी कमज़ोर सी कोशिश थी कि किसी तरीके से मार्केट की गिरावट बियर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको कम किया जाए। अच्छा, वॉल्यूम जो है 64% बढ़ गया, बड़ी खुशी की बात है। मगर जब उसका पोस्टमार्टम किया जाए तो बड़ी हैरान कुन चीज़ें उसमें सामने आती हैं। नंबर 1 कि जो 500 इंडेक्स के जो टॉप वॉल्यूमर हैं, वो टोटल वॉल्यूम का 59% उनके पास है। तो भाई बचा क्या, यानी कि टोटल 100 इंडेक्स के 5 को निकाल दें तो फिर 40% वॉल्यूम उनके पास बचता है। और 30 करोड़ का अगर हम 40% करें तो भाई वो कितना बनता है, वो तो 15 करोड़ से भी कम बनता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में 13 साढ़े 13 करोड़ बनेगा, अभी मुझे हिसाब का नहीं पता। अच्छा, मैं जब ये वॉल्यूम का पोस्टमार्टम कर रहा था तो वहाँ मैंने एक और मज़ेदार बात देखी कि मार्केट में, ये आपको चार्ट पे भी नज़र आ रही होगी, चार्ट पे देखिए एक वॉल्यूम बार है तकरीबन 2 बजे से 10 मिनट पहले। वो वॉल्यूम बार जो है 2.5 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम 5 मिनट में आया है। तो मैं उसकी तफ्तीश में निकल गया कि भाई ये 2.5 करोड़ वॉल्यूम गया कहाँ, अचानक आया और उसके बाद अगले मिनट में वो गायब भी था। उसके बाद फिर मार्केट वैसी, तो फिर मैंने देखा कि उसका 70% वॉल्यूम PIBTL में आया है और PIBTL वहाँ लॉक हो गया और वो तो लॉक होके सो गया। चूँकि वो लॉक हो गया, ख़रीदारी रुक गई, तो इसलिए मज़ीद तो वॉल्यूम बढ़ा नहीं। तो ये जो एक बार है, इसका जो मैंने परसेंटेज बताई, यानी कि इसका 70% वॉल्यूम PIBTL के पास था। तो ये ओवरऑल आज की मार्केट की सूरत हाल थी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स पे। तो अब देखिए, यहाँ पर आने वाला सेशन मुझे पता नहीं क्यों बड़ा डिसाइसिव लग रहा है। अब जो मैंने शुरू में बात की थी, कई दफ़ा मैं इशारों में बात करता हूँ, तो ये वही बात है जो मैं इशारों में कर रहा हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का सेशन डिसाइसिव हो सकता है। अगर मैंने यहाँ लिखा है कि बुल्स एंड बियर्स दोनों के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि बियर्स का डोमिनेंस है, इंडेक्स में प्रेशर ज़्यादा है, बियर्स का पूरा कंट्रोल है, फिर भी मैं यहाँ ऑप्शन दोनों को दे रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि बुल्स को जो ऑप्शन दे रहा हूँ वो छोटी मोटी रिकवरी का दे रहा हूँ। वो रिकवरी होना भी बुल्स का ही हक है ना, तो वो बियर्स की ताकत को कम करेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है कि पॉसिबिलिटी दोनों के पास है। बुल्स थोड़ी बहुत रिकवरी ले सकते हैं, बियर्स तो ताकत में है ही, उससे तो कोई इनकार ही नहीं है, ठीक है जी। और अब इसको कैसे समझेंगे, बड़ा आसान है। हम आगे ट्रिगर्स पे जब बात करेंगे तो हम इस डिसाइसिव सिचुएशन को समझ लेंगे, फैसला कुन सूरत हाल हमें समझ में आ जाएगी। अगर हम कल जब मार्केट चल रही होगी तो हमारी लाइनें लगी हुई होंगी, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे समझ में ना आए। मुझे बावजूद इसके कि मैं दोनों को अपॉर्चुनिटी उनकी देख रहा हूँ, बुल्स एंड बियर की, मगर अगर मुझसे कोई ये सवाल कर ले कि यार कितने फ़ीसद बुल्स की देख रहे हैं, तो यकीन कीजिए 20 से 25% से ज़्यादा नहीं होगी रिकवरी की उम्मीद है, इतने कम चांसेस होंगे। मगर बहरहाल उम्मीद है, क्योंकि जो सिग्नल मैं वहाँ देखता हूँ वो ये ऑप्शन दिखाता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने एक नेगेटिव बात का जिक्र किया है कि
जितनी भी एफर्ट, जैसी भी एफर्ट आज थी, क्लोजिंग बहुत बुरी है। तो फिर मैंने बियर्स के हक़ में बात कर दी, ठीक है ना। ये कि मैंने इशारा कर दिया कि यार क्लोजिंग अच्छी नहीं है। अब क्यों अच्छी नहीं है, बड़ी सीधी बात है, पिछली 2-3 कॉलें उठा के देख लीजिए। 147-300 कल की कॉल उठा के देखिए, 147-300 वॉज द मेजर सपोर्ट टू एग्रीवेट बियर्स। वहाँ आके मार्केट क्लोज हो रही है। तो फिर मैं इसको क्यों ना समझूं कि ये परेशान कुन क्लोजिंग है, क्योंकि इसके नीचे प्रेशर के बढ़ने की उम्मीदें नज़र आती हैं। अगर इसके नीचे प्रेशर बढ़ा तो फिर वो 146 वाला जो हमारा टारगेट है, 146 420 पहले था, फिर 455 हुआ, अब आज हम उसको 425 कह रहे हैं। 146,505 से 425 तक कह रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमको ये उम्मीद है कि यार करेक्टिव वेव संभल सकती है। इसके नीचे उम्मीद नहीं है। इसके नीचे अगर मार्केट रुक गई, मार्केट सस्टेन हो गई, क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट सेकंड करेक्टिव वेव में एंटर हो गई। ये बात समझ लीजिए। अब आ जाए बुल्स के ऑप्शंस की तरफ। वैसे तो बुल्स के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने लिखा है कि भाई इनको कम से कम ना 148-145 के ऊपर वापस जाना चाहिए। अब आप सोचिए 148-145 शायद 800 पॉइंट की दूरी पे तो होगा, तो कल इनको कम से कम वहाँ तक जाना चाहिए। अगर ये 500-600 पॉइंट भी ऊपर जाते हैं पहले सेशन में, तो दूसरा सेशन ख़तरे से भरपूर है, ख़तरा मौजूद रहेगा। दूसरे सेशन में अचानक, हाँ, फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो 500 पॉइंट बड़े होंगे तो नीचे जाने की जो उसकी ताकत है वो कम हो जाएगी, कि पहले ये 500 पॉइंट को करेक्ट करेगा फिर नीचे जाएगा। तो अगर हाई से 1500 पॉइंट गिरे तो मार्केट जो है टोटल 1000 पॉइंट के नुकसान में बंद होगी। ये फ़ायदा होगा बस मैक्सिमम। मगर बहरहाल आमतौर पे पहले सेशन में इंडेक्स मेंटेन करने की भी कोशिश करता है। अगर इसको हम कोई गारंटेड तो नहीं कह सकते, मगर आमतौर पे देखा जाता है कि पहला हाफ जो है इतना वो नहीं होता, दूसरा हाफ बड़ा डिसाइसिव होता है, आमतौर पे मैं ये देखा जाता है। तो लिहाजा 148-145 के ऊपर रुकना, उसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बुल्स का कंफर्ट जोन तो यहाँ से बहुत दूर है, उसका मैं तस्करा भी नहीं कर रहा अभी, उस लेवल का अभी मैं तस्करा भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जितने ये येलो हाईलाइटेड जो हमारी रेजिस्टेंसेस होती हैं वो तमाम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस होती हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि बुल्स इन रेजिस्टेंसेस को बारी बारी तोड़ें, उनके ऊपर सस्टेन करें, ताकि अपने मोमेंटम को वापस लेने की कोशिश करें, अपना मोमेंटम रीगेन करें और बियर्स के स्ट्रेंथ को कम करें। ये उसी सूरत में होगा। कंफर्ट जोन तो अभी नज़र नहीं आता। और आज की बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि ट्रेडर्स को गैर ज़रूरी उम्मीदों के साथ जुड़े रहना ठीक नहीं है। बजाय इसके कि गैर ज़रूरी उम्मीदों के साथ जुड़े रहे, हमको चाहिए कि हम मार्केट और हालात को देखते हुए अपनी हिकमत अमली को बदलें। ट्रेंड और सेंटिमेंट को देखते हुए अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें और मार्केट के ट्रेंड और सेंटिमेंट के मुताबिक अपनी ट्रेडिंग को ढालने की कोशिश करें। जो शॉर्ट टर्म सिचुएशन मार्केट की है वो यकीनी तौर पे, जिस तरह हमने डिस्कस किया तफसील से, बियर्स के हक़ में है। अब करेक्टिव वेव से कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं, बाउंस लेती है नहीं, वो आगे पता चलेगा। मगर अगर हम अपने ट्रेडिंग प्लान और डिसिप्लिन पर क़ायम है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज भी कई स्टॉक्स ने मौका दिया है। इनकार कर सकते हैं क्या? एटलीस्ट मैं तो जब बोर्ड देख रहा था तो मुझे तो नहीं लग रहा था, हालांकि मार्केट में जितनी लिथार्जिक और वो पोजीशन थी, हालांकि मैं PIBTL को नहीं देख रहा था कि मैं PIBTL को देख के खुश हो रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और भी स्टॉक थे, पाक इलेक्ट्रॉन था, और भी काफ़ी स्टॉक थे। कुछ स्टॉक ऐसे थे जो टूटना ही नहीं चाह रहे थे। तो ये वो स्टॉक है जो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड करके देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, काफ़ी तफसीली बात हो गई।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे जिस तरह हमने बात की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। वीडियो अगर लंबी है तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, जिनको लंबी लगती है। कमेंट करके बताइए कि हमारा मौक़िफ़, हमारी बात आपको कितनी समझ में आती है। अगर किसी ऑफ़र का हिस्सा बनना है तो शुएब से रब्ता कीजिए 0345 619 0443। शुक्रिया।